हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 3 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने केरला में एक पर्टिकुलर लैंड को अलॉट किया है ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के लिए। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो लैंड अलॉटमेंट हुआ है ये किस केस के अराउंड हुआ है, यहाँ पे प्रिजन के बारे में बात हुई है, वो का क्या पर्पस है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी पे, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट पे। फिर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है, और इससे कनेक्टेड जो PYQs पूछे गए हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है WHO ने ग्लोबल गाइडलाइंस इशू की है वेट लॉस ड्रग्स के ऊपर, पर्टिकुलरली कहा जाए GLP-1 के ऊपर है। GLP ड्रग्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे आसानी से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स पास किए हैं। मैं आपको बताऊंगा वो ऑर्डर क्या है जिसमें सिम को बाइंडिंग करवाया गया है। अब मैं बताऊंगा ये सिम बाइंडिंग क्यों कराया गया है, किस रेफरेंस में कराया गया है, और इससे क्यों दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप को या फिर जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। और यहीं पे बात की गई है एक बॉडी की जिसका नाम क्या है, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम। इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रोबेबिलिटी बन सकती है पूछने की, क्योंकि UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वो एक पर्टिकुलर बॉडी देगा, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी या फिर जनरली वो आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, और फिर उसको गलत कर देता है UPSC। तो ये चीज़ आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहीं पे मेंस के ऊपर में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, जिसके गूगल के रिगार्ड में पूछा गया था कि जो मोनोपोली का बिहेवियर दिखाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, उसको कैसे CCI टैकल करता है। मैंने यहाँ पे मेंस नहीं डाला है, बट वो क्वेश्चन आया हुआ है अगर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो यूरोजोन कंट्रीज हैं वहां पे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, और इसी में जो आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने इस बात को कहा है कि भैया अभी हम बहुत अनलाइकली है कि रेट्स को कट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि यार ये जो आपका यूरोजोन है ये क्या है और कैसे इसके ऊपर PYQ पूछा गया। फिर इन्फ्लेशन के बारे में एक ओवरव्यू आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि इन्फ्लेशन क्या और कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है RSF ने, रैपिड सपोर्ट फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, उसने अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया है। मैं समझाऊंगा कि कंट्रोल एक्सटेंड करने का क्या मतलब है। पर्टिकुलरली ये जो आर्टिकल लिया है प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्ड में मैंने पिक किया है। आपको मैं बताऊंगा कौन सा न्यूज़ या कौन सी प्लेस है जिसके रिगार्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल हाइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ठीक है, अब पहले आर्टिकल में आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या है। पहले तो आपको मैं पूरा का पूरा आर्टिकल समझा देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रपोजल आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, बेसिकली केरला ने प्रपोजल दी थी कि उनके पास एक बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड था। ठीक है, वो लैंड एक ओपन प्रिजन था, बेसिकली उसका नाम क्या था, नेट्टू कालथेरी। ठीक है, ये ओपन प्रिजन था। तो उन्होंने कहा, केरला ने प्रपोज किया सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया आप जो है हमें एक अप्रूवल दे दीजिए, बेसिकली कि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं ब्रह्मोस का एरोस्पेस, मतलब एक ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट बनाने के लिए वो अप्रूवल चाहते थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास बहुत बड़ा कैंपस है, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा 457 एकड़ का है, तो इसमें हम चाहते हैं कि इसमें अलग अलग डिविजन्स हो जाएं, जिसमें एक ब्रह्मोस एरोस्पेस में चला जाए, फिर एक सशस्त्र सीमा बल में चला जाए, फिर आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में चला जाए। तो अभी केरला ने जो किया है, तो केरला क्या आर्ग्यू कर रहा है, केरला का आर्ग्यूमेंट यह है कि भैया हमारे पास जो प्रिजन वाला एरिया है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो बाकी वाला एरिया है उसको हम बेटर पब्लिक यूज के लिए करना चाहते हैं। और कोर्ट ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और एक प्रॉपर तरीके से कहा कि यार ये चीज़ नेशनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से एनहांस करेगी। तो अगर इन शॉर्ट आपसे कहा जाए आर्टिकल की क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो आप बोलोगे केरला ने अप्रूवल मांगा है कि यहाँ पे ब्रह्मोस की मिसाइल यूनिट बननी चाहिए। अब यहाँ पे बात किसके ऊपर हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट पे। तो अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। पहला इंपैक्ट तो होगा नेशनल सिक्योरिटी बूस्ट होगी अगर नया ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट बनेगा। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, जॉब्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पे बढ़ेंगी, फॉरेंसिक एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगा जब एक नई यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी। साथ ही साथ जो प्रिजन लैंड है वो पर्टिकुलरली वैसा जो अंडर यूज्ड है उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने इम्पैक्ट्स लिखे हैं बहुत ही जेनरिक हैं, इनका इस्तेमाल आप दूसरे क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। आप सोच के देखो, लोकल डेवलपमेंट बढ़ेगा, किसी भी इंडस्ट्री में अगर डेवलपमेंट होगा, ये केवल केरला की बात नहीं हो रही है,
कोई भी प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी लगाएगा तो लोकल डेवलपमेंट का मतलब ये है लोकल जॉब क्रिएट करना, और लोकल जॉब में एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्टेशन। तो इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो आज के समय, ताकि डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो उसमें उतना ही कार्बन सिंक भी बनाया जाए इंडस्ट्रीज के द्वारा। और इसी से कनेक्टेड आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव जो केसेस थे इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के, उसके ऊपर था। बट चलो वो आर्टिकल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये इन शॉर्ट मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में समझा दिया। अब मैं बताता हूं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का बेसिक सा डिफरेंस। अब समझो बैलिस्टिक में क्या है? बॉल है, बैलून जैसा साउंड कर रहा है। तो बैलून में क्या होता है? बैलून को अगर आपने एक बार हवा में छोड़ा तो क्या हवा में जाने के बाद उसे कंट्रोल कर सकते हो? बोलोगे सर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल में बॉल, बैलून को समझ लो आप, एक बार अगर हवा में जाती है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसमें एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, वो जाएगी और अपने टारगेट पे हिट कर देगी। तो ये जो होती है सुपरसोनिक स्पीड पे होती है। अगर आपको कुछ फीचर्स बताऊं तो यहाँ पे ये रडार्स में आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। और अब इसी में आपको पता होना चाहिए S-500 मिसाइल को जो मांगने की डिमांड की जा रही है इंडिया की तरफ से रशिया से, वो क्या है? वो 500 से 600 किलोमीटर की रेंज में रहेगी, और बैलिस्टिक मिसाइल को भी वो ट्रैक डाउन कर सकती है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल रडार में तो आ जाती हैं, लेकिन जब तक रडार डिटेक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है, इतनी जोर आती है कि कोई पता ही नहीं कर पाता इसको, ठीक है। बट एक बेसिक डिफरेंस क्या पता होना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है बहुत फास्ट होती है। वहीं पे अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं, क्रूज मिसाइल क्या होता है? ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल कार की तरीके से होती है, हवा में जाएगी, स्पीड इसकी सबसोनिक रहेगी, स्लो स्लो स्लो, मतलब स्लो का मतलब ये नहीं 10-20 की रफ्तार पे, स्लो मतलब अच्छी खासी स्पीड रहेगी, ठीक है। वो आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड रहेगा, लेकिन सबसोनिक रहेगा, मतलब जो साउंड होती है उसकी स्पीड से लो रहेगा बेसिकली। तो ये क्या होता है? ये लो बोलते हैं ना, ग्राउंडेड एरिया में कहीं ना कहीं पास होती है, वहां से जाते हैं। तो ये जाने से क्या होता है? ये रडार्स में जनरली डिटेक्ट नहीं होते हैं। अब इसमें कौन सी मिसाइल आएगी? ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय मिसाइल, ये सब क्या है? ये सब क्रूज मिसाइल का हिस्सा है। वहीं पे अगर आप अग्नि सीरीज देखोगे, ये क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ रहा है, ये है ब्रह्मोस आपकी मिसाइल, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल ये हो गई। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है? ये आपकी बैलिस्टिक है, एकदम हवा में चीरते हुए चली जा रही है। अब क्रूज देखो, क्रूज क्या हो रही है? एकदम ऐसे जा रही है। अब रडार्स ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? आप अपना एग्जाम्पल सोचो, क्यों? वाई would radar not be able to detect all these things? What are those functioning which is present in cruise missile? तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल में फंक्शनिंग नहीं है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल इतना लो एरिया, मतलब एकदम लो एल्टीट्यूड पे जाती हैं, जिसकी वजह से रडार को लगता है तो बर्ड्स जा रही होंगी, तो डिटेक्ट नहीं कर पाता है वो पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल के बारे में है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। 23 में क्वेश्चन देखिए, आप बहुत ही आसानी से कर लो। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक, क्या ये सही है? सोच के देखो। फिर कह रहे हैं अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या भाई ये क्रूज मिसाइल है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। फिर ब्रह्मोस और अग्नि के बारे में लिखा है, आप इसको पीडीएफ से या यहीं पे पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के क्या क्या फीचर्स हैं। ब्रह्मोस बेसिकली क्रूज मिसाइल है, अग्नि एक क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप एक बार इसको पॉज करके देखिए। विद रेफरेंस टू इंडियाज मिसाइल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या सही है? डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड रशिया, क्या ऐसा है? बोलोगे यस। अग्नि सीरीज मिसाइल आज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप एंटायरली बाय इंडिया, क्या ऐसा है? सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या है? ब्रह्मोस कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड, अपना दिमाग लगाओ, क्या ब्रह्मोस में आप अगर ध्यान दोगे कि यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं क्या? सोच के देखो। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, यहाँ पे केवल कन्वेंशनल वॉरहेड जा सकता है, तो 3 आपका गलत हो जाएगा। अग्नि 5 इज द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल केपेबल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक, इज इट? आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल, क्या ऐसा है? तो आप बोलोगे सर यस इट इज पॉसिबल टू डू दिस थिंग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 3, मतलब यहाँ पे 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली आपके सही हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यूरोजोन के ऊपर। तो यूरोजोन क्या होता है? यूरोजोन ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे यूरो करेंसी, यूरो एज अ करेंसी चलती है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन होता है, वहाँ पे जितनी कंट्रीज हैं वो सब क्या है? यूरो को यूज कर रही हैं एज ए करेंसी, तो यूरोजोन कंट्री होगी। तो अब एक हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई किसी वस्तु की बढ़ रही है। अब जैसे ही महंगाई की
बात होगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बोलोगे सर सीपीआई आएगा। इंडिया के रिगार्ड में सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? बोलोगे सर सीपीआई तो अलग अलग होते हैं, जिसमें क्या देखोगे? सीपीआई अर्बन रूरल हाउस होल्ड का दिखेगा, साथ ही साथ आपको सीपीआई और अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? लेबर का भी दिखेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी दिखेगा। कैलकुलेट कौन करता है? बोलो सर सीपीआई जो होता है वो एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, और अगर बात की जाए लेबर्स के रिगार्ड में तो लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है उसको। ठीक है, ये तो एक पहला एस्पेक्ट हो गया। अब जो कुछ भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है आरबीआई के द्वारा, जो एमपीसी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। किसके द्वारा बनी है? एफआरबीएम एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4+-2 इन्फ्लेशन का टारगेट दिया है। तो ये जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? तो आप बोलोगे सीपीआई कंबाइंड मतलब अर्बन और रूरल हाउस होल्ड दोनों का कंबाइंड सीपीआई जोड़ के यहाँ पे निकाला जाता है, या तो इसी को आप लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। ये मैंने यूरोजोन तो एक पॉइंट है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था, रिकॉल करवाना चाह रहा था। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट लुक फॉर न्यू थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। रोज अगर आप नई चीज सोचने की कोशिश करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, तो नया तो मिल जाएगा, लेकिन वो रिलेवेंट होगा पेपर के लिए बेटा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? हेडलाइन का इन्फ्लेशन मतलब वो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, दोनों को आप एक कह सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब ये इतना आर्टिकल मैंने लिया सिर्फ ये समझाने के लिए कि यूरोजोन कंट्री क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने दोनों चीज समझा दी। ठीक है, तो अब जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने क्या कहा है? उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी भी कोई रेट कट्स या रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी भी वो अपने बैंड में चल रहा है बेसिकली। तो अगेन इसमें इतना ही आपको जानना है, लेकिन मेन चीज जो है वो क्या है? यूरोजोन कंट्रीज, ये यूरो एरियाज होती हैं। कहाँ के? ग्रुप ऑफ यूरो कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के होते हैं, जहां पे यूरो एक ऑफिशियल करेंसी होती है। अब यहाँ पे एक यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म होता है। ये किस लिए होता है? स्टेबिलिटी मतलब जो आपकी यूरोजोन कंट्री होती है वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के लिए ये चीज बनाई गई थी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो क्या दिखेगा? एजेंसी ऑफ ईयू दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। क्या ये सही है? आप बोलोगे एब्सोल्युटली दिस इज राइट। इसी वजह से मैंने ये यूरोजोन का एस्पेक्ट लिया है इस आर्टिकल में। ठीक है, फिर आप नोटिस करोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मतलब इन सब में से, मतलब है तो चारों के चार इन्फ्लेशनरी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा इन्फ्लेशनरी होगा? मतलब अगर ये स्टेप लिया जाएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आपने एक चीज सुनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। अब आपको मैं छोटी सी भाषा में समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए का घाटा हो रखा है, डेफिसिट हो रखा है। अब गवर्नमेंट को 100 रुपए घाटा क्या करना है? गवर्नमेंट को 100 रुपए के घाटे को कवर करने के लिए दो काम कर सकती है, या तो लोन ले ले या तो पैसा छापना शुरू कर दे। लेकिन अब ये सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए के मुकाबले आरबीआई से कहा कि आरबीआई सुनो, आप एक काम करो, 100 रुपए छाप दो, तो अंधा पैसा छाप देंगे। अब जो 100 रुपए इकोनॉमी में पहुंच जाएगा तो किसके पास जाएगा? अरे भैया, हर एक पैसे का कोई ना कोई तो हकदार होता है। लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा जो छापे हैं, इसका हकदार कौन है? बोलोगे सर हकदार तो कोई नहीं था इसका। तो इस 100 रुपए जब मार्केट में जाएंगे ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देंगे। इस वजह से कहा जाता है कि अगर नई मनी प्रिंट की जा रही है तो वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है। ठीक है, अभी आपको इतने में इतना ही समझना, यू डोंट हैव टू गो इन कंप्लीट डिटेल। बाकी आप स्टैटिक पोर्शन में तो अच्छे से समझते ही होंगे इस चीज को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली गाइडलाइन किसके ऊपर? GLP-1 थेरेपीज के ऊपर। व्हाट इज GLP थेरेपीज के बारे में अगर बात की जाए, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये जो थेरेपीज होती हैं ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो गट्स में मतलब पेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं और पेट में जाकर के आपके ब्लड शुगर को, एपेटाइट को, डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, GLP। तो ध्यान रखना, बोल सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GLP-1। तो WHO ने क्या कहा? WHO ने पहली बार इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जो वेट लॉस ड्रग मतलब GLP-1 जो थेरेपी कही जाती है ये वेट लॉस थेरेपी कही जाती है। इसमें क्या होता है, अगर आप GLP ड्रग लोगे तो आपको थोड़ा पेट भरा भरा महसूस होगा। जैसे आप लोग क्या होता है वेट लॉस के लिए बोलते हैं ना कि चिया सीड खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ठीक है, फिर आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट वेट लॉस ऐसा नहीं उन सब चीज़ों से होगा। आप जितनी डेंस चीज़ खाओगे आपको उतना फुलफिल फील होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप कैलोरी का इनटेक कम करोगे। अगर आप बिंज ईटिंग करोगे तो आप खाओगे थोड़ा लेकिन उससे कैलोरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो ओवरवेट हो जाता है। तो जो GLP मेडिसिन है, GLP थेरेपीज होती है, इसमें क्या होता है, ये वेट लॉस ड्रग कहे जाते हैं। किसके लिए? ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, मोटापे को ट्रीट करने के लिए।
तो डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया है, कहा है भैया ये जो जीएलपी ड्रग हैं ये वेट लॉस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट कहे जाते हैं, साथ ही साथ मेटाबॉलिक आउटकम्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करता है जीएलपी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली, उन्होंने कहा भाई ये चीज़ का मतलब अगर हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, हमने इन द सेंस डब्ल्यूएचओ ने जीएलपी को, तो दैट डज नॉट मीन कि आप बस यही खाना शुरू कर दोगे। इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि आप लोगों को अपना डाइटरी चेंजेस भी करना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि रात भर आप कुछ भी खा रहे हो, दिन में आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ नहीं भाई मैं ना जीएलपी मेडिसिन खा लूंगा आराम से, क्योंकि मार्केट में आएगी, थोड़ा वेट करिए, मार्केट में ये खूब चलेगा, खाएगा बस ये खाओ एकदम मोटापा उतर जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मोटापा उतारने की कोई दवा नहीं होती। आपका पेट भाई फुल फील होगा, आपको लगेगा मेरे पेट में खाना है, मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि चर्बी को गलाना शुरू कर देगी दवा, वो आपकी बॉडी खुद बर्न करती है फैट। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भैया आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, आपको बिहेवियरल इंटरवेंशन करना होगा रैदर देन सिंपली मेडिकेशन के ऊपर रिलाई करने पे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हीं लोग को दी जाए जिनको ओबेसिटी बहुत है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये सारी चीज़ें ना दी जाएं बेसिकली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपको वही सेम चीज़ बताइए क्या है, बेसिकली एक सिंपल सी भाषा में आपको ये ऐसा फील होगा कि आप फुल हो लॉन्गर समय तक, आपका वेट लॉस करने में मदद करेगा। कैसे? आपको एपेटाइट, भूख ही कम लगेगी, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है? डीओटी ने। अब ये समझाने से पहले आप एक बात समझिए, जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है जिसमें व्हाट्सएप साथ ही साथ आपके जो अदर प्लेटफॉर्म्स के हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक नया मैंडेट लाया गया है, जिसमें क्या कहा है, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप जैसे सिमिलर ऐप्स को अब सिम बाइंडिंग करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप व्हाट्सएप चला रहे हो अपने मोबाइल में, तो होता क्या है, आपने अपना सिम एक्स मोबाइल में डाला हुआ है, फिर आप वाई मोबाइल में बिना सिम डाले ही आप लॉगिन कर लेते हो ओटीपी डाल के, ठीक है, यही होता है। लेकिन अब जो आपको मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, डीओटी ने कहा है कि अगर आपको अपना लॉगिन करना है तो आपके फ़ोन में वो सिम अगर एक्स नंबर है और एक्स नंबर से आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपका एक्स नंबर होना चाहिए उसमें। ये नहीं होगा कि आपका एक्स नंबर इधर है, वाई नंबर इधर है, फिर आप जेड फ़ोन में जाकर के एक्स का लॉगिन कर रहे हो, वाई में जाकर के जेड का लॉगिन कर रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना स्कैम के केसेस उठ रहे थे, क्योंकि जो आपके अब्रॉड लोग थे वो इंडियन यूजर्स के नंबर से ओटीपी लेकर के लॉगिन कर रहे थे और उससे बहुत ज़्यादा स्कैम्स कर रहे थे। अब साथ ही साथ एक और एडिशनल किया गया है कि जो आपके वेब सेशंस होंगे वो हर 6 घंटे पे लॉग आउट हो जाएंगे। क्यों किया गया है? ताकि जो आपके फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। अब इसके खिलाफ ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, भैया ये चीज़ जो है ये चीज़ उतनी सही नहीं है, ये इनका कहना है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ब्रॉडबैंड फोरम इंडिया क्या है? ये बेसिकली इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनीज को, जैसे टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कंपनीज को। इसके मेंबर में मेटा, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड को प्रमोट करने में मदद करता है। कौन? ये जो आपका ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है। साथ ही साथ ये पॉलिसी एडवोकेसी बॉडी भी कही जाती है जो टेक्निकल और रेगुलेटरी सजेशंस देती है गवर्नमेंट को। तो अगर आपसे कहा जा रहा है ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के रिगार्ड में क्या सही है, तो बोल सकते हैं इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कर सकती है, क्योंकि एक बार किया भी है यूपीएससी ने, जहां पे इंडस्ट्री वर्ड लेकर के यूपीएससी ने वर्ड्स को खेला था। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू। आपको बेसिक नॉलेज भी हो चुकी है आसानी से, ठीक है। फिर यह आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार पढ़िएगा आसानी से। यहाँ पे मैंने वर्ड भी लिख दिया, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी? एब्सोल्युटली नॉट। आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे क्या, इस आर्टिकल में शॉर्ट में ही बताऊंगा, बेसिकली कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ को जो बता रहा हूँ उसको लिख लेना ध्यान से। पहली बात तो सूडान के एरिया को समझ लो। सूडान की कैपिटल क्या है? आप बोलो सर खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल है। और खार्तूम किस लिए जाना जाता है? यहाँ बोलो सर ब्लू और वाइट नील रिवर आकर के मिलती हैं यहाँ पे, ठीक। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, सूडान किस लिए जाना जा रहा है? यहाँ पे कूप्स बहुत लगने के बोलते हैं ना, आप केसेस देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, आरएसएफ क्या है? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कही जाती है। वो एक वहाँ पे पैरामिलिट्री है। अब पैरामिलिट्री ने कहा है भैया हमने जो है फुल कंट्रोल किसका,
बाबा नूसा ये एक एरिया है, ये दिमाग में रख लेना। बाबा नूसा किसके रिगार्ड में बात होता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। आप बोलोगे सूडान के रिगार्ड में। फिर बोलेंगे वेस्ट कोर्डोफान किसके बारे में बात होता है, टाउन, बोलोगे सूडान के बारे में। बोल देंगे अल फशेर सिटी किसके बारे में बात होती है, आप बोलोगे सूडान में। बोलेंगे जमजम कैंप कहाँ के बारे में बात होता है, रेफ्यूजी, तो बोलोगे ये भी सूडान के बारे में बात होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़ पे यूपीएससी ने कई बार ये चीज़ें पूछ रखी हैं, तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू टू नोट डाउन। क्या, एक तो ये वेस्ट कॉर्डोफान को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाबा नूसा को नोट डाउन कर लीजिए। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर पूछा जाएगा सूडान के रेफरेंस में तो आप आसानी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक और आर्टिकल था जो लक्षद्वीप की मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर था, या आप ऐसे बोल सकते हो कि लक्षद्वीप में मिलिट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब एक्सपेंशन होगा धीरे धीरे वहाँ पे एक्सरसाइजेस भी बढ़ेंगी, मिलिट्री के रेफरेंस में कही जाए। ये आर्टिकल था, आर्टिकल के स्टैम्प नहीं पड़ा, बट मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे चाइनीज एक्टिविटी धीरे धीरे इंडियन ओशन में दिख रही है, यहाँ पे शिपिंग का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे इंडिया की अपनी मिलिट्री एक्सपैंड करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे पायरेसी का थ्रेट्स भी बढ़ रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, मतलब जो इंडिया की आर्म फोर्सेस हैं अगर उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी लक्षद्वीप में तो क्या होगा, तो वहां पे पहला इंपैक्ट तो ये होगा, नेशनल सिक्योरिटी एनहांस होगी, मिलिट्री और डिजास्टर रिस्पांस फास्ट होगा, लोकल इकोनॉमिक और इंफ्रा का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।